जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी लोग तैयार हो जाएं दोस्तों, आज की जो लाइव क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है और हमारा चल रहा है दोस्तों आदिकाल, है ना। आदिकाल को बहुत ही अच्छे से हम पढ़ रहे हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को आज ही आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपको बहुत फायदे होने वाले हैं, चाहे हिंदी व्याकरण की बात करें, चाहे दोस्तों हिंदी साहित्य की बात करें, सारी चीजें यहां पर मिलने वाली हैं, ठीक है। ये आपका ऐप है दोस्तों, ऐप को डाउनलोड करना। और एक प्रतियोगिता है 10 फरवरी को, टेस्ट प्रतियोगिता, टेस्ट ये दोस्तों आयोजित की गई है। इसको दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है ना। इस प्रतियोगिता में आपको भाग लेना है। 10 फरवरी को ये आयोजित की जाएगी। इसमें आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। यहां पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिसमें दोस्तों 50 नंबर का एक टेस्ट होगा और इस टेस्ट में आपको लानी है 40 नंबर। यानी कि अगर आपने पढ़ा है तो आप इसमें 40 नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन तैयार हैं? जो तैयार हैं वो आज ही डाउनलोड कर लें सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप। और दोस्तों यहां पर आपका हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स दोस्तों, हिंदी साहित्य प्लस हिंदी व्याकरण प्लस दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट प्लस ट्रिकी वीडियो प्लस दोस्तों ऐप में आपको नोट्स भी हैं, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। तो बहुत सारी चीजें 50% ऑफ में, मात्र दोस्तों 1200 रुपए में आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो एक कोर्स आपके लिए लॉन्च किया गया है और बढ़िया एक कोर्स है दोस्तों, जिसमें आप आज ही एडमिशन लें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सभी लोग तैयार होंगे। यहां से अपना क्वेश्चन चालू होना है दोस्तों। आपको यहां पर बताना है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। रचना काल की दृष्टि से हमें बताना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों यहां पर 4 विकल्प हमें नजर आ रहे हैं, 4 विकल्प हमें दिख रहे हैं और बताना है रचना काल की दृष्टि से सही उत्तर क्या है, ठीक है। अपना आदिकाल चल रहा है दोस्तों यहां पर, और आदिकाल में आपसे पूछा गया कि रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। जिन्होंने आदिकाल को बहुत अच्छे से पढ़ा है वो आदिकाल में बता सकते हैं, है ना। और दोस्तों जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो ऊपर नंबर चल रहा है, उस नंबर के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपका सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, ठीक है। तो सी यहां पर सही हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष देखें तो 1501 में मृगावती, है ना, ठीक है। 1501 भी मिलता है, कहीं कहीं ये 1503 भी मिलता है ना। तो ज्ञानदीप, इंद्रावती 1744, अनुराग बांसुरी 1764, है ना। तो ये मृगावती कुतुबन की है, शेख नबी की है, इंद्रावती नूर मोहम्मद की, और दोस्तों अनुराग बांसुरी भी नूर मोहम्मद की है। इसको अपन को याद रख लेना है, ये 3 माना जाता है, 1503 मृगावती का रचना काल, है ना। तो इसको आपको याद रख लेना। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि सूफी काव्य की प्रथम रचना रामचंद्र शुक्ल ने किससे माना, तो मृगावती को माना, ये आपको याद रख लेना। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है, तो शेख नबी हैं। अपन ने याद किया था कि ज्ञान हमें नबी तरीके से पढ़ना है, नबी, है ना, नया नया ज्ञान याद करना है, ठीक है। अब यहां पर आपको दोस्तों बताना है अगला क्वेश्चन, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है। कुमारपाल प्रतिबोध बताना है। जिसका नहीं दिख रहा है वो दोस्तों अपनी क्या बढ़ा लेंगे, क्वालिटी बढ़ा लेंगे, क्वालिटी बढ़ा लें थोड़ा सा वीडियो की, है ना। और कुमारपाल प्रतिबोध, हाँ, वन में 3 मृग, रोमी जी, बहुत बढ़िया रोमा जी, याद है मतलब कि सर वन में 1 मृग नहीं 3 मृग थे, तो 1503, है ना, वेरी गुड। तो यहां पर कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, हेमचंद्र हैं, सारंगधर हैं, सोमप्रभ सूरी हैं या फिर विद्याधर हैं। तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हमें यहां चयन करना है। रोज रात्रि 9 बजे इस क्लास को अपन आयोजित करते हैं, इस क्लास में पढ़ते हैं, मस्ती से पढ़ते हैं, जहां ट्रिक निकलती है ट्रिक से पढ़ते हैं, है ना। तो यहां पर कुमारपाल प्रतिबोध आपसे पूछा गया और आपने बिल्कुल सही बताया। बोले सर कुमार लोग क्या करते हैं आजकल, सोम रस का प्रयोग कर रहे हैं, सोम,
कुमार सोम का प्रयोग कर रहे हैं तो सोमप्रभ सूरी, कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी, है ना। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। और दोस्तों यह गद्य पद्य मिश्रित, दोस्तों ये मानी जाती है गद्य पद्य मिश्रित यानी कि चंपू काव्य, है ना। संस्कृत प्राकृत काव्य है। कुमारपाल रचित नामक प्राकृत काव्य हेमचंद्र का भी है। कुमारपाल रचित ये हेमचंद्र का भी प्राकृत काव्य है। कुमारपाल प्रतिबोध ये सोमप्रभ सूरी की रचना है। ये कई बार पूछी गई। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नितिका जी, अंगबधू किस कवि की रचना है? हाँ, ले रहे हैं तो अंगबधू किस कवि की रचना है ये आपको बताना। अंगबधू, है ना, अंगबधू की रचनाकार कौन है? तो दादू की बधू, दादू की बधू कैसे याद रखोगे? दादू की बधू दयाल है, दादू की बधू, दादू दयाल की बधू, है ना। बोले सर दादू की बधू दयाल है, ऐसे करो दादू की बधू, दादू की बधू कैसी है? दयाल है, बड़ी दयाल है। तो दादू दयाल, है ना, रचना हो जाएंगे। ये भी आपको याद रख लेना दोस्तों। इसके संकलनकर्ता कौन माने जाते? कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अंगबधू या दादू दयाल की रचनाओं के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं, तो वो भी यहां पर हम देख लेते हैं। जैसे यहां पर दिया अंगबधू, अंगबधू दादू दयाल की रचना है या इनकी रचनाओं का संकलन है ना। अंगबधू के संकलनकर्ता माने जाते हैं कौन? रज्जब। एक क्वेश्चन कई बार आया है कि दादू दयाल की रचनाओं के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं, तो आपको टिक करना है रज्जब, ठीक है। और हरडे बानी भी दादू की रचनाओं का संग्रह माना जाता है, हरडे बानू, है ना। ये भी याद रख लेना। अंगबधू दादू पर दया करती है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वंदना जी। अब अगला क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है, काल क्रम के अनुसार यहां पर आपको चयन करना है। खुमार रासो, बीसल देव रासो, चंदन वाला रास, है ना, पयोम चरयू, बीसल देव रासो, या फिर दोस्तों चंदन वाला रास, पयोम चरयू, खुमार रासो। ये चार विकल्प हैं। इतना कॉमन सेंस आपको लगाना है बस कि सर अपभ्रंश में स्वयंभू ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था पयोम चरयू, है ना। तो अपभ्रंश काल पहले का काल था और पयोम चरयू का रचना काल पहले ही माना जाएगा, है ना। तो यहां पर अपन ने देखा कि पयोम चरयू सबसे पहले, इसमें नहीं है, इसमें भी पयोम चरयू पहले नहीं है, इसमें पहले है, तो आपको पता भी नहीं है किसी का सन, तो आप लगा सकते हो विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी लगा सकते हो। पयोम चरयू, खुमार रासो, बीसल देव रासो और फिर चंदन वाला रास, ठीक है। यहां पर चेक कर लेते हैं स्वयंभू, पयोम चरयू, दलपति विजय, है ना, की खुमार रासो, 9वीं सती, है ना, नरपति नाल की बीसल देव रासो, 1155 आसगु चंदन वाला रास। ये आपको याद रख लेना। सबरस के रचनाकार कौन है? सबरस, सबरस के रचनाकार बताना है। बोले आपकी वजह से मुझे सबरस मिल गया, आपकी वजह से, है ना। बोले वजह ही है, बजही बजही बजही, तो वजह से, आपकी वजह से सबरस मिल गया, सबरस, आपकी वजह से, तो बजही बजही, सबरस बजही। तो यहां पर आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? मुल्ला बजही। सबरस के रचनाकार कौन है? मुल्ला बजही। और उत्तर आपका 1 नंबर हो जाएगा। 1 नंबर जो आपने चयन किया वो बिल्कुल सही है ना। आपकी वजह से सबरस मिल गया। सबरस किसको मिल गया? सबरस 1635 ईस्वी दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला बजही की कृति है और इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना भी मानी गई। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना दोस्तों सबरस, ठीक है। इसको भी अपन याद रखेंगे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहां पर आ जाओ जल्दी से। हठ योग का प्रभाव बताना है कि निम्न कवियों में से किस पर पड़ा? हठ योग का प्रभाव किस कवि पर पड़ा? स्वयंभू पर, गोरखनाथ पर, घाघ भंडरी, या फिर दोस्तों अद्दहमाण पर? हठ योग का प्रभाव किन कवियों पर, किस कवियों पर पड़ा? निम्न में से बताना है। और दोस्तों स्वयंभू के बारे में अपन कई बार पढ़ चुके हैं कि सर स्वयंभू की अगर बात करते हो तो वो माने जाते हैं कौन, है ना, कौन माने जाते हैं? स्वयंभू हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? तो पड़ा है किस पर? गोरखनाथ पर। किस पर पड़ा?
गोरखनाथ पर पड़ा, यानी कि हठयोग का प्रभाव पड़ा गोरखनाथ, और गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये तो सभी लोगों को पता है, यानी कि दोस्तों ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाथ पंथ का मूल बौद्ध क्या है? बौद्धों की कौन सी शाखा थी दोस्तों? वज्रयान शाखा, और इस वज्रयान शाखा को सहजयान भी कहा जाता है ना। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया था। किसने? गोरखनाथ ने हठयोग का प्रवर्तन किया था, यह भी आपको याद रख लेना है। और दोस्तों 60 चक्रों वाला योग मार्ग इन्होंने चलाया था। नाथ पंथ की स्थापना, इसका प्रचार प्रसार राजपूताना तथा पंजाब में था, यह भी आपको याद रख लेना। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है? कुबलय माला कथा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? रोड़ा कवि हैं, रोड़ा कवि हैं, उद्योतन सूरी हैं, दामोदर शर्मा है, या फिर ज्योतिषुर ठाकुर हैं। तो यहां पर हमें चयन करना है, गीतिका जी, कल्पना जी, पूजा जी, लवली जी, कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है? ये सभी लोग चयन करेंगे। राजेश जी, और आपने बताया, बोले सर कुबलय माला की बात करोगे, है ना, तो उद्योतन, तन आ रहा यहां पर, तन, तन आ रहा, और तन में बोले सर हम माला पहनते हैं, तन में माला पहनते कि नहीं? बोले हमारे तन में तो एक भी माला नहीं है, हमारे तन में एक भी माला नहीं। उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी, है ना, तन में माला पहनना है, तो यहां पर माला और यहां पर तन, तो उद्योतन सूरी, कुबलय माला, कुबलय माला। इन क्वेश्चनों को दोस्तों आपको रटे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको रटना है। कुबलय माला गद्य, उद्योतन सूरी 9वीं सदी, है ना दोस्तों, इसको अपन को याद रख लेना है। राउल बेल, राउल बेल दोस्तों चंपू काव्य है, रोड़ा कवि, ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये व्याकरण ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये भी पूछा जाता है कई बार, कौन सा ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये व्याकरण ग्रंथ है। और ये दामोदर शर्मा, दामोदर शर्मा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दामोदर शर्मा 12वीं सदी, बिल्कुल सही है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषुर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर ज्योतिषुर ठाकुर, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मैथिली में है ना। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अद्दहमाण की रचना है तो कौन सी है? अद्दहमाण की रचना कौन सी है? अद्दहमाण यानी कि अब्दुल रहमान, अद्दहमाण यानी कि अब्दुल रहमान, प्राकृत पेंगलम, संदेश रासक, जयचंद प्रकाश, या फिर प्रबंध चिंतामणि। अद्दहमाण की रचना बताना है। अब्दुल रहमान यानी कि अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान बताओ जल्दी से, अब्दुल रहमान। और बोले सर अब दूर नहीं संदेश भेजना, अब दूर नहीं, अब दूर नहीं तो अब्दुल रहमान, है ना, और संदेश भेजना तो संदेश रासक। संदेश रासक के बारे में सभी को पता है कि सर एक खंड काव्य है ना। संदेश रासक के रचनाकार अद्दहमाण या फिर अब्दुल रहमान है। ठीक है, संदेश रासक आदिकाल की मेघदूत मानी जाती है, ये आदिकाल का इसे मेघदूत कहा जाता है। और दोस्तों संदेश रासक, इसकी जो भाषा है वो अभट्ट है, इसको भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, यहां पर आपको याद रख लेना प्राकृत पेंगलम, प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर, है ना, ये लक्ष्मीधर माने जाते हैं। और दोस्तों संदेश रासक अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। ठीक है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार और प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार मेरू तुंग माने जाते। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंचता है, फटाक से आता है कि 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। 8वीं शताब्दी के कवि कौन नहीं है? सरहपा, सबरपा, स्वयंभू, या फिर हेमचंद्र। ये बताओ। 82 नंबर क्वेश्चन एक बार और पढ़ना है, तो 82 में क्या हो जाएगा? 82 में क्या हो गया भैया? 82 कुबलय माला कथा उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी की है ये कुबलय माला कथा। ठीक है, यहां पर आते हैं, अद्दहमाण अपना हो गया। अद्दहमाण के बाद 8वीं शताब्दी के कवि नहीं पूछा गया, तो नहीं में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर कि सरहपा 8वीं सदी, सबरपा 8वीं सदी, स्वयंभू भी 8वीं के हैं, लेकिन हेमचंद्र 8वीं के नहीं है, हेमचंद्र 8वीं के नहीं है, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर देखो सरहपा दोहा कोश 8वीं, हेमचंद्र शब्दानुशासन 11वीं सदी, सबरपा चर्यापद 8वीं और स्वयंभू 8वीं सदी।
तो हेमचंद्र नहीं माने जाते, इसको आपको याद रख लेना। ठीक है, हेमचंद्र है ना। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ बताना है कौन सा है मैथिली का। और मैथिली का अभी अपन ने पढ़ा था कि मैथिली का एक ग्रंथ है दोस्तों, एक ग्रंथ कौन सा है? एक ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। मैथिली का एक ग्रंथ है, थोड़ा सा नीचे हो गया इसलिए मैं भी आपको बता दे रहा हूं कि मैथिली का एक प्राचीनतम उपलब्ध जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है वर्ण रत्नाकर। और वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? बोले सर वर्णों को तो हमें ज्योति में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? कैसे पढ़ना है? ज्योति में पढ़ना है। आराधना जी है ना, ममता जी, ज्योति में पढ़ना तो ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहां पर और अगला क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा गया कि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर जो मैथिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, मैथिली भाषा का है ये वर्ण रत्नाकर, ये भी आपको याद रख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लाल चंद्रिका बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। लाल लाल है ना, अपन ने पढ़ा था ना कि जग लाल 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 देखेगा मुझको, है ना। और अपन ने देखा था कि लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। ये आपको बताना लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल या फिर राजा शिव प्रसाद। तो लाल चंद्रिका के जो रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन? लल्लू लाल जी। लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी का की ये रचना है, यानी कि उत्तर आपका एक ही तरफ चला जाता है सतीश जी, है ना। ए तरफ आपका बिल्कुल सही है। मीना जी, लालदास जी, लालदास भी हैं, है ना। तो लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की रचना है। और लाल चंद्रिका दोस्तों ये बिहारी सतसई की टीका है, टीका मानी जाती है। लाल चंद्रिका की रचनाकार लल्लू लाल और ये बिहारी सतसई की टीका है ना। रामचरित दोस्तों सदल मिश्र अध्यात्म रामायण का रूपांतरण है। और भोजराज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद टकसाली हिंदी में, है ना। इनको हमें याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर रंजना जी, है ना, विश्वास जी, बिल्कुल, कल्पना जी और नरेश भट्ट जी सभी लोग बताएंगे, नमन जी। प्रेम सागर के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य सुधा, सभी लोगों को बताना है। तो बताओ जल्दी से, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के जो लेखक हैं, है ना, कुबलय माला जो कथा है ये अनेक विद्वानों ने लिखी है, लगभग 2-3 विद्वानों ने इसी नाम से रचना की है सतीश जी, कुबलय माला नाम से, है ना। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, जहां जो विकल्प है विकल्प अनुसार उत्तर लगाना है। प्रेम सागर के लेखक जो हैं वो तो सभी को पता है। बोले सर प्रेम सागर की बात करोगे तो प्रेम सागर लल्लू लाल। और एक निबंध आता है मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह का एक निबंध है मजदूरी और प्रेम, है ना। मजदूरी और प्रेम एक निबंध आता है कि मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? बोले सर सरदार पूर्ण सिंह का। दोस्तों नाम लिया जाता है, काय में नाम लिया जाता है? लिया जाता है दोस्तों उनका निबंधकार के रूप में नाम लिया जाता है ना। तो प्रेम सागर लल्लू लाल द्वारा रचित दोस्तों एक कृति है। इंसाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, है ना, जिसे उदय भान चरित कहा जाता है ना। इसे ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि किस रचना का अन्य नाम उदय भान चरित है? तो रानी केतकी की कहानी जो कि इंसाअल्लाह खां की है और इसे उदय भान चरित कहा जाता है। नासी केतोपाख्यान जिसे कि चंद्रावती कहा जाता है, सदल मिश्र। तो इनको आपको याद रख लेना दोस्तों। रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम उदय भान चरित, नासी केतोपाख्यान का अन्य नाम चंद्रावती, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ये भी याद रख लेना है ना। और बालकर्ण भट्ट दो हैं, नल दमयंती स्वयंवर, है ना, बेड़ी सहार, इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन बताना है कि पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? पुष्पदंत की प्रबंध रचना बताना है। रिठ्ठलैमी चरियु है, ळय कुमार चरियु है, पयुम चरियु है या फिर भविष्यत कहा है? तो ये हमें बताना है विश्वास जी, अल्पना जी। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है तो कौन सी है? प्रबंध रचना बताएंगे तो सही हो जाएगा अपना आराध्या अजित चौधरी जी। पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी मानी जाती है? प्रबंध रचना बताना है तो प्रबंध रचना कौन सी है? और बोले सर पुष्पदंत की
है ना, पुष्पदंत की जो मानी जाती है। बहुत बढ़िया मातृभाषा जी 6 निबंध लिखे हैं इन्होंने, है ना, और पुष्पदंत की जो प्रबंध रचना मानी जाती है वो मानी जाती है ड़य कुमार चरियु। कौन सी मानी जाती है? ड़य कुमार चरियु मानी जाती है, यानी कि उत्तर चला जाता है आपका बी की तरफ। ठीक है, ड़य कुमार चरियु या नांग कुमार चरियु इसे कहा जाता है। ये प्रबंध काव्य है। रिट्ठनेमि चरियु ये स्वयंभू की रचना है, इसे अरिष्टनेमि चरित कहा जाता है। पयोम चरियु या पद्मचरित इसे कहा जाता है, स्वयंभू का प्रबंध काव्य है। भविष्यत कहा ये धनपाल की रचना है ना। इस प्रकार से दोस्तों अन्य नाम भी आपको याद रख लेना, जैसे ड़य कुमार चरियु का नांग कुमार चरियु, रिट्ठनेमि चरियु अरिष्टनेमि चरित इसे कहा जाता है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित, नासिकेतोपाख्यान, चंद्रावती। इस प्रकार से नाम अलग अलग होते हैं। नाम भी दोस्तों एक रचना के कई प्रकार से आते हैं। तो आपको यहां पर बताना मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है। मैथिली हिंदी में बताना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल या फिर वसंत विलास। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है। और मैथिली की बात आती है तो दोस्तों अपन ने कई बार पढ़ी बोले सर इतनी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा दिया है, इतनी बार पढ़ा दिया कि वो प्रश्न रट गया है कि वर्ण रत्नाकर जो रचना है ये मैथिली भाषा में है और इसके रचनाकार जो हैं वो ज्योतिष ठाकुर हैं। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बार बार रिपीट भी हो रहा है ना। मैथिली भाषा हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर, इसके लेखक ज्योतिष ठाकुर माने जाते हैं। इनको हमें याद रख लेना है। ठीक है, फिर यहां पर आते हैं दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यहां पर आ जाओ। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है। अब नायिका भी आपसे पूछ लिया गया है। राजमती नायिका बताना है कि किस काव्य कृति की नायिका है, कि कीर्ति पताका, आला खंड, बीसल देव रासो या फिर रणमल छंद। तो राजमती इनमें से किस काव्य की बताना है ना। इसमें बताना है काव्य कृति की नायिका है, कीर्ति पताका की है। कॉमेडी जी आप रोज यही क्वेश्चन पूछते हैं कि नेट के लिए है क्लास या कोई नहीं है, तो एक बार मैं बता दे रहा हूं आपको, ये नेट के लिए भी है, टेट के लिए भी है ना, सभी के लिए है। ये हिंदी साहित्य जिसमें भी पूछा जाता है। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है, ये आपको बताना है। तो राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है। बोले सर राजमती की बात करोगे तो ये राजमती जो नायिका है ये बीसल देव रासो जो काव्य कृति है, जो श्रृंगार परक रचना है, जो दोस्तों ब्रह काव्य है, ये भी आपको याद रख लेना है ना। बीसल देव रासो की अगर बात करोगे तो बीसल देव रासो दोस्तों ये अजमेर के शासक से संबंधित रचना है। विग्रहराज इसका नायक माना जाता है, ये भी याद रख लेना। इसके वियोग और पुनर्मिलन की कथा इसमें दोस्तों वर्णित की गई है। बीसल देव रासो कई बार पूछी गई, ये भी आपको याद रख लेना। 1155 ईस्वी इसका रचना काल है। 4 खंड हैं इसके, ये भी आपको याद रख लेना। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन में से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदी का पहला कवि कौन माना है ना। तो ये क्वेश्चन अपन को दोस्तों इनको नकारना नहीं है। यहां कई लोग बोलते हैं सर मुझे पता था लेकिन उसके बाद गलत करके आए, उन लोगों की मैं कमी बता रहा हूं। उन लोग क्या करते हैं, बोले सर ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। आपने पढ़ लिया तो फिर कंफ्यूज क्यों होते हो। आपके लिए पक्का ज्ञान होना चाहिए, तब आपका जो क्वेश्चन है वो सही जाएगा, है ना। कई बार आपको पढ़ना है, एक पुस्तक को 50 बार पढ़ना है, तब ये सारे कंफ्यूज जो है आपके दोस्तों किसी एक स्टूडेंट का वो नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट बोलता हो कि सर जानते हुए भी पता था लेकिन प्रश्न गलत हो गया। क्यों हो जाते गलत? इसलिए हो जाते हैं कि आप क्या करते हो कि एक बार पढ़ लेते हो, एक बार पढ़ लिया, बोले हमने इसको तो पढ़ लिया था, मेरा ये फार्मूला नहीं है, मैं इस फार्मूले को पलट देता हूं, व्युत्क्रम में पहुंचता हूं, विलोम में पूछता हूं कि दोस्तों एक पुस्तक को अपन को 50 बार पढ़ना है, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना। अब सरहपा के बारे में इतनी चीजें आपको याद हो गई हैं कि सर ये सिद्धों में प्रथम माने जाते हैं। सरहपा की रचना दोहा कोश है। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इतनी सारी चीजें आपको जब पता चलती हैं
तो बहुत सारी चीजें आपकी हो जाती हैं, इनको आपको याद रख लेना। फिर आपको पता चलता है कि शिवसेन सेंगर ने पुष्प दंत या पुष्प या पुण्य को माना, है ना, ये भी आपको याद रख लेना। और गिरियर्सन ने भी माना, और राहुल सांकृत्यायन ने दोस्तों सरहपात को माना, है ना, ये भी आपको याद रख लेना। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। तो इतनी सारी चीजें जब आप बार बार पढ़ते हो तो ये सारी चीजें याद हो जाती हैं आपको, है ना। ये भी आपको बताना है, हाँ, फिल्लोरी का है भागवती फिल्लोरी का माना जाता है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का अनुक्रम बताना है दोस्तों। रचना काल के अनुसार आपसे पूछा गया, तो कुतुबन उस्मान बताओ, कुतुबन उस्मान नूर मोहम्मद कासिम शाह है, या फिर, है ना, बताओ जल्दी से उर्मी जी, बहुत सारे लोग मास्टर कैडर वाले भी हैं। कुतुबन कासिम शाह है, कुतुबन उस्मान, या फिर उस्मान। तो इतना तो क्लियर है कि सर कुतुबन पहले नंबर आएंगे, 30 चौथा विकल्प काट दो, है ना। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा कवि लास्ट का माना जाएगा। पहला आपने देखा, एक ट्रिक होती है इसको हल करने को, जिसको नहीं बनता या जिसको बनता भी है, आपको पहला देखना है और थोड़ा सा अंतिम भी देख लेना है ना। अंतिम में आपने देखा कौन आ गया, नूर मोहम्मद, ये अंतिम आ गया, और यहां भी नूर मोहम्मद दिया है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया था। अब अंतिम में नूर मोहम्मद आ गया और पहले में कुतुबन आ गया, तो विकल्प नंबर सी को चयन कर लो, कुतुबन और अंतिम में नूर मोहम्मद, है ना। एक ट्रिक होती है इसको सॉल्व करने की, कि जब आपको क्रमबद्ध पूछा जाए तो थोड़ा सा आपको अंतिम भी देख लेना और प्रथम भी देख लेना। इससे आपका दोस्तों 40% तो इसी से आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर यहां पर आते हैं, यहां पर और भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, रचना काल की दृष्टि से कृतियों का अनुक्रम बताना है। दोहा कोश, श्रापकाचार, संदेश राशक, है ना, कीर्ति लता, दोहा कोश, संदेश राशक, दोहा कोश, ये आपको चयन करना। अब थोड़ा सा आगे देखो, थोड़ा सा पीछे देखो और उत्तर बता दो जल्दी से। तो दोहा कोश क्लियर हो गया कि दोहा कोश तो सबसे पहले आएगा, है ना। लेकिन अब आपको लास्ट में देखना है, लास्ट में आओ, कीर्ति लता, श्रापकाचार, संदेश राशक। अब आप थोड़ा सा चयन करो, है ना, चयन करो थोड़ा सा कि कौन सी रचना होनी चाहिए, कौन सा सही उत्तर होना चाहिए। तो यहां पर आपने जो चयन किया है वो चयन किया है सबसे पहले तो दोहा कोश, श्रापकाचार, संदेश राशक और कीर्ति लता, है ना। तो उत्तर चला जाता है आपका एक की तरफ। कहां चला जाता, एक की तरफ। तो दोहा कोश, है ना, और इस जो पहले की रचना है, और उसके बाद श्रापकाचार, संदेश राशक, कीर्ति लता, इस प्रकार से पूछी जाती हैं दोस्तों, है ना। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो बताना है, रचना काल के अनुसार काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है। काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। ये काव्य कृतियों का हमें सही क्रम फिर से बताना है यहां पर। तो ललित ललाम, भाव विलास, ये इनमें से चयन करना है आपको, जगत विनोद। अब एक चीज आपको क्लियर हो गया, यहां पर आपने देखा कि ललित ललाम 3 नंबर पे आई, मतलब ललित ललाम तो पहला है ना। जगत विनोद यहां पर देखा 3 नंबर पे आया, तो ये भी जगत विनोद तो है लास्ट, है ना, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर ऑटोमेटिक कट जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और काटने का प्रयास करो, तो यहां पर अपन चलते हैं कि सर ललित ललाम, भाव विलास, है ना, श्रृंगार निर्णय और जगत विनोद, इनको अपन ने देख लिया और उत्तर लगा दिया ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय और जगत विनोद। ये दोस्तों आपका हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा देख लो कि ललित ललाम दोस्तों मतिराम की रचना है, भाव विलास देव की है, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास और जगत विनोद, है ना, जगत विनोद पद्माकर की, है ना। तो इनको आपको याद रख लेना, ये पद्माकर जी की मानी जाती है, इनको याद रख लेना। और देव का मूल नाम था देवदत्त था, है ना, इनको भी हमें याद रख लेना। जन्म काल के अनुसार कथाकारों का, अब यहां पर कथाकारों का बताना है, यहां पर कथाकारों का आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन। जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर दोस्तों बताओ इनमें से जन्म काल के अनुसार बताना है, जन्म काल के अनुसार बताओ जल्दी से। रश्मि जी बताओ जल्दी से क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर बताना है। नमन जी, नमन कुमार जी, जिनेंद्र आते हैं पहले कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं कि भगवती चरण वर्मा आते हैं? कौन आते हैं पहले, कौन आते हैं? और यहां पर आपने चयन कर लिया। बोले सर एक क्वेश्चन पूछा गया जो ये क्वेश्चन में सबसे पहले आता है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। यहां पर भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र हजारी प्रसाद और अमृतलाल नागर, है ना। ये जन्म काल की दृष्टि से यहां पर पूछा गया एक वर्णन है। भगवती चरण वर्मा 1903, जैनेन्द्र 5, द्विवेदी 7 और अमृतलाल नागर 16, है ना। तो इसको याद रखेंगे अपन। 3 भगवती, है ना, जैनेन्द्र कुमार 5, 7 में हजारी प्रसाद और 16 में अमृतलाल नागर। ठीक है, ये आपका क्रम हो जाएगा। तो डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और प्रश्नों को अपन यहां पर पढ़ते हैं। यहां पर कुछ रचनाओं को हमें सुमेलित करना है, रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सुमेलित करिए, ये आपके रचनाकार आपको दे दिए गए। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? कुमारपाल चरित और हमीर रासो के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये आपके नीचे कूट भी दिए हैं, इन कूट को आपको चयन करना है ना। तो कुमारपाल प्रतिबोध अपन ने कुमार का पढ़ा था, सोम, सोम रस का, बोले सोम रस का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो सोम प्रभ सूरी। प्रबंध की चिंता किसे है? प्रबंध की चिंता किसे है? बोले सर प्रबंध की चिंता मेरू के प्रबंध की चिंता है, मेरू तुंग, है ना। कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित भी आपसे पूछ लिया गया। और हमीर रासो, हमीर रासो सारंगधर, है ना, सारंगधर की रचना है। और कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित हेमचंद्र। ठीक है, तो यहां पर आपका देखना है कुमारपाल प्रतिबोध की रचनाकार सोमप्रभ सूरी, है ना। और दोस्तों, है ना, प्रबंध चिंतामणि मेरू तुंग की रचना है। कुमारपाल चरित हेमचंद्र की रचना है। हमीर रासो सारंगधर की रचना है। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा एक नंबर, एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर अपन ने देख लिया कि ये कुमारपाल प्रतिबोध 12वीं सदी, प्रबंध चिंतामणि 14वीं सदी, है ना, इनकी रचनाकार हो जाएंगे। अब फिर से यहां पर सुमेलित करना है। राठौरारी ख्यात, है ना, विराट पुराण पुष्पदंत जिन दत्त सूरी। तो ये बताओ जल्दी से उत्तर क्या हो जाएगा? यहां का वहां, वहां का यहां कर दिया गया है, उत्तर चयन करने के लिए बोला गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर बताना है आपको। राठौड़ारी ख्यात विराट पुराण पुष्पदंत, पुष्पदंत बताओ जल्दी से पुष्पदंत। तो अपन बताओ राठौड़ारी ख्यात किसका है? बोले सर राठौड़ारी ख्यात दयाल दास में लगा दो, मैंने लगा दिया। विराट पुराण किसका है? विराट पुराण, विराट पुराण बोले सर गोरखनाथ में लगा दो, लगा दिया। पुष्पदंत, पुष्पदंत का तो उत्तर पुराण है, लगा दिया। जिन दत्त सूरी, जिन दत्त सूरी का कौन सा है? उपदेश रसायन रास, है ना, उपदेश रसायन रास। तो यहां आपसे अगर पूछा जाए कि राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार दयाल दास, विराट पुराण, विराट पुराण किसका है? गोरखनाथ का। पुष्पदंत का ग्रंथ कौन सा है? उत्तर पुराण। और जिनदत्त सूरी का है उपदेश रसायन रास। ठीक है, तो इस प्रकार से जब थोड़ा सा कठिन प्रश्न आते हैं तो इनको भी अपन को क्या करना है? झेल के चलना है, झेलना है। कुशल परिवर्तन जी, है ना, हर्षबी जी और जसवीर सिंह जी, लालदास जी, सभी को धन्यवाद। और अगला क्वेश्चन फिर आ जाता है, यहां पर आ जाता है, थोड़ा सा देख लो। दयाल दास, राठौड़ारी ख्यात, गोरखनाथ, विराट पुराण, पुष्पदंत की उत्तर पुराण, जिनदत्त सूरी, उपदेश रसायन रास, सारंगधर, सारंगधर पद्धति, है ना। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? 98 का आंसर बताना है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व कौन सा? बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहते, कुरैशी जी, है ना, लेकिन अपन को कंफ्यूज नहीं रहना है। विश्वास मलिक, संदीप प्रजापति जी, पूजा वर्मा जी, 98 सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व कौन सा था? पूरक तत्व था तो कौन सा था बताना है यहां पर। ओमी जी,
है ना, संजय शास्त्री जी, राज तो बहुत लंबा है ना। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। ज्ञान लगाना है अपन को, यानी कि डी आपका ज्ञान सही हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान सही होगा, डी नंबर सही होगा। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है कोर्स में, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, टॉपिक वाइज टेस्ट, है ना, और दोस्तों ट्रिकी वीडियो, जिन भी साथियों को इसमें दोस्तों क्या लेना है, एडमिशन लेना है, वो एडमिशन ले सकते हैं, है ना, और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी व्यवस्थित कर सकते हैं। ऊपर नंबर भी चल रहा है, तो ऊपर नंबर से आप दोस्तों कांटेक्ट करके, है ना, इसमें एडमिशन लें, जहां पर बहुत सारे जो मित्रगण हैं वो सभी पढ़ रहे हैं, व्यवस्थित तैयारी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है तो कौन सा है? इस प्रकार के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बताओ जल्दी से, आंसर पहले ही दिख जाता, देख लो, कोई बात नहीं है। व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है तो कौन है? राउलवेल है, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, या फिर दोस्तों जल्दी से चयन करना है आपको, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सा ग्रंथ है व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है तो कौन सा है? तो सभी को पता है कि सर उक्ति व्यक्ति प्रकरण आपने कई बार बताया है ना, कई बार बताया कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये व्याकरण ग्रंथ है। इसके जो लेखक हैं वो पंडित दामोदर शर्मा हैं, है ना, ये भी याद रख लेना, ये तो आपको पता ही है ना। और राउलवेल ये रोड़ा कवि की है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है, कुबलय माला उद्योतन सूरी की है। ये कई बार पूछा गया आपसे क्वेश्चन है। अब आपको अंदर बताना है कि किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन है ना। नक्सिक वर्णन की परंपरा की शुरुआत कहां से होती है? क्वेश्चन आपके लिए। 12 मासा वर्णन की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। 2 क्वेश्चन के उत्तर बताना है आपको। नक्सिक वर्णन की परंपरा की शुरुआत किस रचना से मानी जाती है? 12 मासा जो परंपरा है, 12 मासा वर्णन की परंपरा की शुरुआत किस रचना से मानी जाती है? ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप लोग इनका उत्तर कमेंट में लिखेंगे, है ना। किस रचना, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन है? तो 7 नायिकाओं की बात हो रही है, तो 7 नायिकाओं का जो वर्णन है दोस्तों वो कुबलय माला, कुबलय माला, कुबलय माला कथा में कलचुरी राजवंश के दोस्तों 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन है, नक्सिक वर्णन है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, डी नंबर। ठीक है, अब यहां पर काल क्रम अनुसार संगति क्रम क्या होगा इसका? काल क्रम अनुसार बताओ, संगति क्रम बताना है। कुबलय माला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अब यहां पर बोले सर कीर्तिलता, कीर्तिलता तो लास्ट में आ गया, तो ये तो कीर्तिलता पक्का ही है। कुबलय माला, कुबलय माला 2 जगह आ गया, तो कुबलय माला भी पक्का है। अब कुबलय माला में 2 है ना, तो ये तीसरा भी कट जाता है, चौथा कट जाता है। अब 2 में से आपको चयन करना है, करो चयन, उत्तर क्या होगा? कुबलय माला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता, कीर्तिलता, है ना। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? कुबलय माला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता। आदिकाल को इतना रटना है, इतना रटना है, इतना पढ़ना है कि आदिकाल आदि आदि हो जाए, है ना। तो उत्तर आपका बी की तरफ चला जाता है, यहां पर बी नंबर, है ना। 8वीं सदी की रचना है दोस्तों कुबलय माला, है ना। राउलवेल 10वीं 11वीं की मानी जाती है। उक्ति व्यक्ति चरण 12वीं, कीर्तिलता 13वीं की मानी जाती है। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन है? सबसे पुरानी कवि बताना कालक्रम की दृष्टि से। तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या फिर विद्यापति। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन माने जाते हैं? पुराने कवि चयन करना है हमें, है ना। आराध्या जी, रीता जी, जल्दी से बताओ। प्रीति पांडे जी। 102 का आंसर कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे अनीता गुप्ता जी, अनीता गौर जी, आयुष जी, मीना, हेमा जी, सभी लोग आंसर बताएंगे। अंजू शर्मा और विभा दर्श जी। 102 का आंसर, और 102 का पूछा है रैक्स कुमार जी, है ना। उत्तर हो जाएगा, बोले सर विद्यापति को मत छोड़ो, विद्यापति को साथ में लेकर चलना है, विद्यापति, है ना। और कालक्रम की दृष्टि से इनमें से पूछा गया, इसलिए इनमें से डी नंबर सही हो जाएगा, है ना। विद्यापति 1350 और दोस्तों
आदि आदि सूरदास हैं, तुलसीदास भी हैं, है ना, और बिहारी जी भी हैं। 1350 विद्यापति, है ना, 1478 सूरदास, 1532 तुलसीदास और 1595 बिहारी। तो इनका कालक्रम भी आपको पता होनी चाहिए कि विद्यापति का जो जन्म है वो कब हुआ, है ना, और सूरदास का कब हुआ, तुलसीदास बिहारी का कब हुआ, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले जो हैं वो कौन है, वो बताना है कौन है। सभी लोग बताएं कौन माने जाते हैं खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं। ये उत्तर आपको चयन करना है। बुक रसबीर जी यूथ कंपटीशन, कोई यूथ कंपटीशन वाली बुक है, आप भी खरीद सकते हो, परचेस कर सकते हो, है ना। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं अमीर खुसरो। एटा जिले में इनका जन्म हुआ। रट जानी चाहिए कि अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले में हुआ। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। पटियाली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो ने दोस्तों हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये अमीर खुसरो के बारे में आपको पता होनी चाहिए। खालिक बारी, दो सुकने, अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, ये सभी इनकी रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों अमीर खुसरो साहब की, है ना। और तूतीए हिंद इन्हें कहा जाता है। अमीर खुसरो बोले जो कुछ भी मुझसे पूछना है वो हिंदी भी में पूछो, है ना। तो दोस्तों ये अमीर खुसरो साहब थे। अमीर खुसरो साहब, है ना, इनके बारे में अपन ने पढ़ा। और दोस्तों 103 नंबर तक अपन ने यहाँ पर पढ़ चुके हैं आदिकाल को। अभी बहुत सारा पढ़ना बाकी है। इसी प्रकार से निरंतर अपना अध्ययन चलेगा और बहुत सारे प्रश्नों को अपन कवर करते चलेंगे। प्रश्नों को कई बार पढ़ना है। अगर एग्जाम, है ना, एग्जाम अपन को क्वालिफाई करना है तो एक प्रश्न को एक बार नहीं पढ़ना है, एक प्रश्न को 50 बार, है ना। तो इस प्रकार से याद रख लेना, जब कई बार आप पढ़ोगे तो वो प्रश्न आपके माइंड में सेट हो जाएगा और फिर आपको जो कठिन आज लगता है वो सरल लगने लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से अपना फॉर्मूला ही यही है कि एक चीज को एक बार नहीं, कितनी बार पढ़ना है, 50 बार पढ़ना है। और जब 50 बार पढ़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। कल्पना जी, कुलदीप जी, रोमा, उत्कर्ष जी, लवली ठाकुर जी। अब जिन्हों भी सेल्फ स्टडी क्लासेस डाउनलोड नहीं की हो है वो डाउनलोड कर लेंगे, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ये आपको डाउनलोड करना है। लता कुमार और दोस्तों सरोज जी, प्रभा जी, ममता जी, रोमा जी, नंदिनी, सरोज, रंजनी जी, गीता जी। और 10 तारीख के टेस्ट में सभी लोग शामिल जरूर हों। कुलदीप जी, राजेश मौर्य जी, सतीश कुमार जी, रश्मि जी, आराध्या, कल्पना, मधु जी, रीनू जी, संदीप जी, उर्मी जी, मोहित जी, ममता जी, इंदु, रंजनी, गणपत, रश्मि, जसबीर, लालदास जी, बिंदवासिनी, गीता, KM, अर्शदीप जी भी हैं, बहुत बढ़िया। विमलेश जी हैं, पूजा, राजेश जी हैं, मातृभाषा हिंदी हैं, बहुत बढ़िया पूजा जी, आयुष जी और ममता जी हैं, सीमा, आरती जी, मंजू, KK, जसवंत, अंकुर जी, सुमित कुमार जी भी हैं, बहुत बढ़िया। सैम, GPS, प्रमोद जी और रोमा जी, आराध्या, रजनी, लालदास, बहुत बढ़िया। सभी को धन्यवाद। सभी लोग जुड़े रहे। नीतू जी, पूजा रानी, पूनम, मंजू और दोस्तों रीता वर्मा जी। इसी प्रकार से आपको अध्ययन करना है और निरंतर जुड़े रहना है। जिन भी साथियों को और भी विस्तृत अध्ययन करना है, ट्रिक से पढ़ना है, टेस्ट भी टॉपिक वाइज लगाना है ना, रिवीजन भी आपको करना है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो और बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल, है ना। मातम मचा है संजय शास्त्री जी, बहुत बढ़िया, उत्तराखंड में, है ना। उर्मी जी, पूजा, कुसुम जी, दया जी और सतीश, कॉमेडी गुरु, है ना, विभा, सुमित कुमार, दिलीप जी, गीतिका, हरिओम जी। 10 तारीख को होगा 50 नंबर का टेस्ट होगा, 50 नंबर का। अनिकेत, है ना, अनीता गौड़ जी, बिल्कुल, अमिता और अर्शदीप, गीता जी, पूजा जी, संध्या, जसवंत जी, विमलेश, पूजा जी, मोनी, शिल्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। और संध्या गुप्ता जी, पूनम जी, सुषमा जी, ममता मेहता, धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें अपने साथियों तक, इस परिवार को और भी जितने भी अपने साथी हैं, है ना। तो
ठीक है, विश्वास मलिक, बिल्कुल, निक्की जी, पूजा जी, कुमारी हेमा जी, और सभी लोग इसी प्रकार से अनूप राजपूत, जुड़ा रहना है और जोड़ते रहना है अपने मित्रों तक, है ना? अपने इस परिवार को और लंबा और बड़ा बनाना है, जिससे दोस्तों अपने सभी साथियों को लाभ होना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही है, दिलीप, निक्की, कल्पना जी, पुष्पा जी, कुमारी हेमा, ठीक है, महेंद्र सिंह जी और वैदिक मिश्रा जी, बहुत बढ़िया, अंजू जोशी, श्वेता जी, प्रमोद सैनी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को सभी लोग शेयर जरूर करें अपने मित्रों तक। ऊपर नंबर चल रहा है, तो ऊपर नंबर से दोस्तों जिसको भी एडमिशन लेना है वो जानकारी ले सकता है और पढ़ सकते हो, है ना? जसवंत सिंह जी, रजनी वर्मा और प्रांजल जी, ठीक है, नंदिनी यादव जी, धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। रोज 9 बजे अपना ये सेशन होता है और पेड क्लास वालों का जिन्होंने एडमिशन लिया है उनकी लाइव क्लास शाम को 5:30 बजे होती है ना? धन्यवाद रजनी वर्मा, थैंक यू, जय हिंद।